हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्लामिक कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को अध्याय 1 इतिहास में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, जिसमें कि कुल 47 प्रश्नों का मैं संग्रह किया हूं और इसमें आप सभी को एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। ये हमारा दावा है और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो बच्चों को इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। तो चले मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन आपको दिया गया, पहला सेडोन, दूसरा ऑप्शन है सेडवा और तीसरा है साइडाइन और चौथा है फ्रैंकफर्ट। जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि 1870 में जो है फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था वो सेडोन में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो पहला ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, दूसरा है सेडोवा का युद्ध, तीसरा है पर्सा और डेनमार्क का युद्ध और चौथा है सेडोन का युद्ध। तो आप पढ़े थे और हम पढ़ाए भी थे आपको, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो सेडोन के युद्ध के बाद ही हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है और जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि यूरोप का मरीज, ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका, वीवीआई क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज आप लोग पढ़े होंगे, तुर्की को कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल में जाएंगे हम लोग। चौथा प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चौथा है, टीपू सुल्तान शासक था। तो टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का शासक था। आप जानते होंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था, इन्होंने ही एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था पीपल का, और इसके पिताजी का नाम हैदर अली था। जो टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ही अंग्रेज़ों के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे और इन्होंने डट के सामना किया था। अगला प्रश्न में चलते हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये 2014 और 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे ये प्रश्न आपको आने की संभावना पूरी तरह से है। इसलिए गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ये नाविक थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 7वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुई थी? तो ये आपको पता होगा 1871 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जाता है। 8वां प्रश्न, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो संधि हुई थी वो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। 19वां प्रश्न है आपके साथ में, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की जो क्रांति हुई थी, आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो शासन की व्यवस्था की गई थी वो गणराज्य की गई थी। किसकी की गई थी? गणराज्य की व्यवस्था की गई थी, जो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट पे होता है। 10वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? ये आप कॉन्ट काबूर था कि बिस्मार्क था
कि गैरीबॉल्डी था या मेजनी था। तो आपको जब हम पढ़ा रहे थे क्लास में तो ये मैंने आपको बताया था। तो जर्मनी के एकीकरण के जो उत्तरदायी थे वो थे बिस्मार्क थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। आप लोग पढ़े थे बिस्मार्क जो है, काबूर, मेजनी और गैरीबॉल्डी, 4 ऑप्शन आपके पास में दिया गया है। और इटली के एकीकरण में जो ये बिस्मार्क है ये शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इटली और एकीकरण जब एकीकरण हो रहा था तो उसके विरुद्ध एक देश थे और उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया। क्या था बच्चों, ऑस्ट्रिया था। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट के पास जाना चाहेंगे हम। और जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार मेजनी या गैरीबॉल्डी, लेनिन या बिस्मार्क था। तो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार वो बिस्मार्क थे, जो ऑप्शन नंबर डी में जाना चाहेंगे हम। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग में है। 15वां प्रश्न है, जालबेरिन संबंधित था। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2027 में आने की पूरी उम्मीद है। ये VVI प्रश्न है। जालबेरिन की संबंधित था। तो जालबेरिन जो संबंधित थे वो व्यापारियों से संबंधित थे। किससे थे, व्यापारियों से संबंधित थे, जो ऑप्शन बी फॉर बॉल पे जाना चाहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वियना संधि कब हुई थी। तो वियना संधि जो हुई थी आपको बताए थे हम 1954 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन ए में जाते हैं। काउंट काबूर के विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को इन विक्टर एमुअल ने, आपको पता है कि सेनापति तो नहीं किया था, फ्रांस के राजदूत में भी नहीं किया था। तो काउंट काबूर को बनाया क्या था। तो आपको बनाया था, उनको प्रधानमंत्री बनाया था। कौन बनाया था, प्रधानमंत्री, जो ऑप्शन क्या जाता है, सी फॉर कैट पे जाता है। अगला प्रश्न है 18, वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना जो सम्मेलन हुआ था वो आप लोग पढ़े थे 1815 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ। तो निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर आपको पता होगा, जो कि मेजनी है, ऑप्शन में दिया गया आपको, काउंट काबूर है, विक्टर एमुअल है। ये तो सभी इटली के ही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हम लोग किस में जाएंगे, डी फॉर डॉग। इनमें से सभी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये क्वेश्चन तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है ये क्वेश्चन। रक्त और लौह की नीति, ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया, 17 में भी, 19 में भी और 20 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 2023 में और 24 में भी प्रश्न को ये पूछा गया है। और आपको 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है, और आगे चल कर के भी ये प्रश्न आपको 2027 में भी देखने को मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग बिस्मार्क। रक्त और लौह का नीति किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था, जो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट में है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राज्य का निर्माण
किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है लुई 18वां, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन तृतीय और चौथा है बिस्मार्क। तो आप लोग को पता होगा जर्मनी राज्य राइन राज्य का निर्माण जो कराया था नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था क्योटो सम्मेलन में, या वियना सम्मेलन में, या रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, या लोसाने सम्मेलन में। तो आपको पता होगा कि जो सम्मेलन जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम करके लोसाने सम्मेलन में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर है डी फॉर डॉग में है। अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर भी करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि उन बच्चों को ये रामबाण प्राप्त हो सके, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़ेंगे लोगों, तो हमें भी एक मोटिवेट मिलेगी और अधिक से अधिक प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास भी करेंगे। और आप लोग को जैसा कि ये पहला अध्याय है हम पढ़ा रहे हैं, और आगे भी अध्याय हम जारी रखेंगे। जितना भी आपका है सामाजिक अध्ययन में, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक हो, भूगोल हो, इतिहास हो, ये सभी चैप्टरों को हम क्लियर करने का, एक एक चैप्टर में 40 से 50 प्रश्नों को हम लेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे और सभी प्रश्न को आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न है एंगल किस राज्य का दार्शनिक था? तो एंगल जो थे वो जर्मनी के थे। ये सी फॉर कैट में जाना चाहेंगे। और वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों की पुनर्व्यवस्था करना। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस वियना का जो मुख्य उद्देश्य है राजतंत्रों की पुनर्व्यवस्था करना, यानी कि पुराने पद्धति पे ये चलना था। इसलिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 24वां प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। राष्ट्रीय आंदोलन का जन सेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? राष्ट्रीय आंदोलन का जन सेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपको किया गया था जर्मनी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल में है। यूनो शब्द किस देश से है? तो यूनो जो शब्द है ना ही ऑस्ट्रिया से है, ना ही यूनान से है, ना ही पोलैंड से है। तो होगा क्या बच्चों? हंगरी। किससे हो जाएगा? हंगरी से है, जो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग में आते हैं। यूनानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? यूनानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो यूनान को ही कहा जाता है। इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब शुरू हुआ था? तो आपको पता होगा 1864 में शुरू हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में, जो कि बी फॉर बॉल में जाना चाहेंगे। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप आपको पता होगा ये फ्रांस का शासक था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जाना चाहेंगे हम लोग। निम्न में से किस मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं थे? तो निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं थे? तो ये आपको बी फॉर बॉल में जाना चाहेंगे, क्योंकि
अन्य ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो थे ये धुरी राष्ट्र में मित्र राष्ट्र में थे, और जर्मनी जो थे वो धुरी राष्ट्र में थे। आपको पता है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में पूरा विश्व जो था दो भागों में बट गई थी, एक मित्र राष्ट्र के रूप में और एक धुरी राष्ट्र के रूप में, जिसके मित्र राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस था, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी और क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया, ये वियना, सब सारा देश था उसमें। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया था जो ऑस्ट्रिया के अधीन था। ये ए फॉर एप्पल में जाना चाहेंगे। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम प्रथम जो है वो जर्मनी का सम्राट बना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वें को जो फांसी दी गई 1793 ईस्वी में लुई 16वें को फांसी दी गई। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो इसने जापान ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सांड्रिया का राजा कौन था? तो सांड्रिया का राजा था विक्टर एमेनुअल भी नहीं थे, नेपोलियन भी नहीं थे, चार्ल्स टेन भी नहीं थे, यानी कि इस ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट में बताएंगे किसके राजा कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक जो थे मेजनी भी थे, काबूर भी थे और गैरिबाल्डी भी थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग में। निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? तो जर्मन चांसलर कौन था? तो आपको पता ही है वो बिस्मार्क, जो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट में जाना चाहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडन के युद्ध में जो पराजय हुई थी फ्रांस की हुई थी। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू की थी? तो अनिवार्य सेवा लागू करने वाला कौन था? बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये आपको किया गया था बुर्बो के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? ये ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग में रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1853 और 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने किस देश की ओर युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? तो ये किया था फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्कों के समर्थन में कौन था? तो तुर्कों के समर्थन में था मिस्र। तो ये आपका जो पहला अध्याय था यूरोप में राष्ट्रवाद का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग नहीं 47 प्रश्नों का हमने डिस्कशन कराया। और आगे नेक्स्ट जो होगा अध्याय 2 उसका भी मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। इसके आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि और से अधिक क्या करूं, आपके प्रति मेहनत करूं। इसलिए धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर करेंगे।